नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी पहचान छुपाकर जनता के बीच उतरी ताकि वह जान सके कि जमीनी सच्चाई क्या है। लेकिन जो हुआ वो चौंका देने वाला था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वैशाली बिहार के बीचों बीच एक छोटा सा बस स्टैंड था जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी। लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए भागते भागते आते, टिकट लेते और जल्दी से बस में चढ़ जाते। कोई चाय की दुकान पर खड़ा चुस्कियां लेता तो कोई अखबार में आंखें गड़ाए बैठा होता। इसी भीड़ में एक साधारण सी सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा ढके एक युवती धीरे धीरे चलती हुई बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर थकान और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उसके हाव भाव से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कौन है, कहां से आई है। लोगों को बस इतना लगता था कि वह आसपास की किसी कॉलोनी से आई कोई सामान्य लड़की होगी जो शायद कहीं काम पर जा रही है। दरअसल यह युवती कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वैशाली जिले की एसडीएम थी, जिनका नाम राधिका सिंह था। वह आज बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना किसी सुरक्षा गार्ड और बिना किसी औपचारिकता के सिविल ड्रेस में बाहर निकली थी। उनका उद्देश्य था जिले के अलग अलग कोनों का निरीक्षण करना ताकि असल स्थिति का पता चल सके। वह यह देखना चाहती थी कि आम लोगों के बीच क्या समस्याएं हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन यह सब जानने के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान पूरी तरह छिपा ली थी और एक साधारण लड़की के रूप में निकल पड़ी थी। सुबह के करीब 9 बजे का समय था। धूप अभी पूरी तरह से तेज नहीं हुई थी, लेकिन उमस काफी थी। राधिका ने दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वह धीरे धीरे चलते हुए बस स्टैंड के पास पहुंची और वहां खड़ी भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। तभी उनकी नजर पास ही खड़े एक पुलिस दरोगा पर पड़ी जो वर्दी में था और हाथ में डंडा पकड़े भीड़ पर नजर रख रहा था। दरोगा का नाम रामनाथ यादव था। वह वैशाली के स्थानीय थाने में तैनात था और अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर था। लेकिन लोगों में यह भी चर्चा रहती थी कि वह रिश्वतखोरी और महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने में पीछे नहीं रहता। राधिका ने उसे गौर से देखा और मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं कि यह आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे वहां खड़ी होकर बसों का इंतजार करने लगीं। तभी रामनाथ की नजर उन पर पड़ी। उसने एक नजर में उन्हें साधारण, शायद गांव से आई हुई लड़की समझ लिया। उनके कपड़े सादे थे और हाथ में एक पुराना सा पर्स था। रामनाथ ने सीटी बजाते हुए उनकी तरफ इशारा किया और कहा, अरे सुनो, इधर आओ जरा। राधिका ने इधर उधर देखा, जैसे सोच रही हो कि क्या वह उन्हें बुला रहा है, लेकिन फिर वह चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी। रामनाथ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, किससे मिलने? राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस का इंतजार कर रही हूं। रामनाथ ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, अकेली हो? घर कहाँ है तुम्हारा? राधिका ने अनमने ढंग से कहा, यहीं पास में। रामनाथ को उनका संकोच और मासूमियत भाने लगी। उसने सोचा कि यह तो आसानी से फंस सकती है। उसने धीमे से कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत भीड़ है, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलता हूँ। राधिका ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे यही ठीक है। रामनाथ का चेहरा तन गया। उसने डांटने वाले अंदाज में कहा, अरे बहुत जुबान चलाती हो, पता भी है मैं कौन हूं? पुलिस हूं मैं, अगर चाहूं तो अभी थाने ले जाऊं, चलो चुपचाप। इतना कहते हुए उसने उनके कंधे को जोर से पकड़ लिया। राधिका का दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उन्होंने अभी भी खुद को शांत रखा। वे देखना चाहती थीं कि यह कहां तक जाएगा। रामनाथ ने उन्हें एक किनारे खींचते हुए कहा, चलो चाय पिलाता हूं, फिर बात करते हैं। उसके इरादे साफ तौर पर गलत थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस लड़की को वह दबा रहा है वह जिले की एसडीएम है और एक इशारे पर उसका पूरा करियर खत्म कर सकती है। राधिका ने सोचा, अभी समय है, पहले इसकी असलियत पूरी तरह सामने आ जाने दो। वे चुपचाप उसके साथ चलने लगीं। रामनाथ उन्हें बस स्टैंड के पास बनी एक छोटी चाय की दुकान पर ले गया, जहां 2-3 और पुलिसकर्मी खड़े थे। उसने उन्हें इशारे से बाहर खड़े रहने को कहा और दुकानदार से कुछ फुसफुसा कर बोला। फिर वापस आकर बोला, बैठो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। उनमें वासना और सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। तभी रामनाथ ने अचानक उनके दुपट्टे को हल्के से खींचने की कोशिश की और बोला, इतना क्यों ढक रखी हो चेहरा, दिखाओ जरा। राधिका का खून खौल उठा। वे उठ खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, बस अब बहुत हो गया। रामनाथ चौंका, क्या मतलब? तभी राधिका ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसके सामने लहरा दिया, मैं राधिका सिंह एसडीएम, और तुमने अभी जो किया है उसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी।
रामनाथ के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां खड़े बाकी पुलिसकर्मी भी सकत्ते में आ गए। भीड़ जमा होने लगी और तभी राधिका ने अपना फोन निकाला और सीधे एसपी को कॉल मिलाया। सर, मैं बस स्टैंड पर हूँ, तुरंत फोर्स भेजिए। आपके दरोगा रामनाथ के पैर कांपने लगे। पसीना उसकी कनपटियों से बहने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन राधिका के चेहरे पर अब लोहे जैसी सख्ती थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब माफी का समय निकल चुका है। भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। लोग कानाफूसी करने लगे थे। अरे, यह तो एसडीएम मैडम है। दरोगा फंस गया। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रामनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, गलती हो गई। मेरी मंशा वैसी नहीं थी, बस मजाक कर रहा था। लेकिन राधिका की आंखों में ठंडा गुस्सा था। वे बोली, तुम्हारे मजाक में एक लड़की की इज्जत चली जाती है। तुम्हारे इस मजाक ने पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। अब तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। इतने में ही दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। एसपी ऑफिस से आई क्विक रिस्पॉन्स टीम वहां पहुंची। उनके साथ खुद एसपी साहब भी थे, जो राधिका को देखकर हैरान रह गए। मैडम, आप यहाँ इस हालत में? राधिका ने संक्षेप में सारी घटना बताई। एसपी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दरोगा रामनाथ को तुरंत सस्पेंड करो और हिरासत में लो। रामनाथ ने घबराकर एसपी के पैरों में गिरते हुए कहा, साहब, मेरी गलती माफ कर दीजिए। घर में बीमार माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राधिका ने उसकी एक न सुनी। अगर तुम्हें अपने घर की इतनी चिंता थी तो दूसरों की बेटियों को परेशान करने से पहले सोचते। अब कानून अपना काम करेगा। एसपी ने इशारे से 2 कांस्टेबल को आगे बढ़ाया। उन्होंने रामनाथ के हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में डाल दिया। भीड़ में से कई महिलाएं बोल उठी, मैडम, ऐसे दरोगा को तो जेल में डाल देना चाहिए। यही लोग गुंडों से भी बदतर होते हैं। राधिका ने उन महिलाओं की ओर देखा और बोली, आप लोग भी अब से चुप मत रहिएगा। आपके साथ अगर कोई गलत करे तो तुरंत शिकायत कीजिए, डरना बंद कीजिए। यह कहकर वे एसपी के साथ उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस चाय वाले को भी बुलाकर चेतावनी दी, अगर भविष्य में तुमने किसी पुलिस वाले या गुंडे का साथ देकर किसी लड़की को परेशान किया तो तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाएगा। चाय वाला डर से कांपते हुए बोला, नहीं मैडम, आगे से गलती नहीं होगी। एसपी ने राधिका को गाड़ी में बैठाया और बोले, मैडम, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यह जोखिम भरा था। आप अकेली ऐसे बाहर निकली और इन जैसे लोगों का सामना किया। यह खतरनाक हो सकता था। राधिका ने धीमे स्वर में कहा, एसपी साहब, अगर हम सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलें देखते रहेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। आज जो हुआ वह एक उदाहरण है कि वर्दी में छिपे अपराधी कैसे आम लोगों को डराते हैं। एसपी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी राधिका ने अपना मोबाइल निकाला और सीधे डीएम को कॉल किया। सर, मैं अभी आपको एक गंभीर घटना की रिपोर्ट भेज रही हूँ। एक पुलिस दरोगा ने अपनी ड्यूटी के दौरान एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मामले की पूरी जांच हो और उदाहरण बने कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डीएम ने गंभीर स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें, सख्त कार्रवाई होगी। गाड़ी थाने की ओर मुड़ी। थाने में पहले से ही खबर फैल चुकी थी कि एसडीएम मैडम ने एक दरोगा को पकड़ा है। सभी स्टाफ सन्न थे। जैसे ही गाड़ी थाने के गेट पर रुकी, पुलिसकर्मी सलामी देते हुए खड़े हो गए। रामनाथ को हथकड़ी लगाकर भीतर ले जाया गया। राधिका ने थाने के अंदर कदम रखते ही स्टेशन डायरी मंगवाई और खुद घटना दर्ज करवाई। उन्होंने एक एक शब्द सावधानी से लिखा ताकि बाद में कोई लूप होल न बचे। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने एसपी से कहा, मैं चाहती हूं कि इस दरोगा का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जाए। मुझे यकीन है कि यह पहली बार नहीं है जब इसने ऐसा किया हो। एसपी ने तुरंत क्राइम रिकॉर्ड सेक्शन को आदेश दिया। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई जिसमें 3 पुराने मामले मिले जहां महिलाओं ने रामनाथ के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन दबाव और डर के कारण केस आगे नहीं बढ़े। राधिका ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है कि यह लोग और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें कभी रोका नहीं गया। उन्होंने एसपी को निर्देश दिया, पुराने सभी मामलों को फिर से खोलो, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और भरोसा दो, मैं खुद निगरानी करूंगी। एसपी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी बाहर से शोर की आवाज आई। राधिका बाहर निकली तो देखा कि रामनाथ की पत्नी और कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच गए थे। पत्नी रोते हुए कह रही थी, मैडम, मेरे पति से गलती हो गई, लेकिन प्लीज उनकी नौकरी मत छीनिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। राधिका ने दृढ़ स्वर में कहा, आपको अपने पति की नौकरी की चिंता है, लेकिन जिन लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की उनका क्या?
अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह फिर वही करेगा और हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। पत्नी चुप हो गई। रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोल पाए। थाने के अंदर माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन राधिका जानती थीं कि यह कदम बाकी पुलिसकर्मियों के लिए भी चेतावनी बनेगा। उन्होंने एसपी से कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मामले की रिपोर्ट जल्द तैयार होगी और विभागीय कार्रवाई तुरंत शुरू होगी। एसपी ने आश्वासन दिया, मैडम, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। राधिका ने थाने से निकलते हुए मन ही मन ठान लिया था कि अब वैशाली में किसी भी महिला के साथ गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह आम आदमी हो या वर्दी में। और यह मामला तो बस शुरुआत था। थाने से बाहर निकलने के बाद राधिका का मन शांत नहीं था। रामनाथ की गिरफ्तारी से एक बड़ा संदेश जरूर गया था, लेकिन वे जानती थीं कि ऐसे लोग सिर्फ एक दो नहीं होते, बल्कि पूरे सिस्टम में फैले रहते हैं। उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए एक ठोस उदाहरण पेश करना जरूरी था। उन्होंने गाड़ी में बैठते ही अपने पीए को फोन लगाया और कहा, मेरी मीटिंग तुरंत महिला सुरक्षा सेल और लीगल एड टीम के साथ लगवाओ। मैं 2 घंटे में दफ्तर पहुंच रही हूँ। गाड़ी तेज रफ्तार से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ी। रास्ते में उनके मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। सोशल मीडिया पर किसी ने बस स्टैंड पर हुई पूरी घटना का वीडियो डाल दिया था। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे एक वर्दीधारी दरोगा एक साधारण दिखने वाली लड़की को खींच रहा है और फिर अचानक वह लड़की पहचान पत्र दिखाकर एसडीएम बन जाती है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे, सलाम है मैडम को, ऐसे अफसर हो तो बदलाव जरूर होगा। यह होता है असली प्रशासन। दरोगा को सख्त सजा होनी चाहिए। राधिका ने यह सब देखा, लेकिन वे जानती थीं कि वायरल होना ही काफी नहीं। असली काम तो अदालत और विभागीय कार्रवाई में है, जहां अक्सर केस सालों तक अटके रहते हैं। गाड़ी कलेक्ट्रेट में पहुंची। उनके दफ्तर में पहले से मीडिया वाले खड़े थे, माइक और कैमरा लिए हुए उनके बयान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बाहर आते ही भीड़ को देखा और सीधे बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या वर्दी में। अगर कोई महिला की इज्जत पर हाथ डालता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी और इस जिले में ऐसा हर हाल में होगा। मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन राधिका अंदर चली गई। मीटिंग रूम में महिला सुरक्षा सेल के अधिकारी, लीगल एड टीम और कुछ समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। राधिका ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, आज जो हुआ वह बताता है कि अभी भी हमारी पुलिस फोर्स में ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें न केवल उन्हें सजा देनी है, बल्कि बाकी को भी साफ संदेश देना है कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि महिला सुरक्षा सेल जिले के हर थाने में एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर लगाए, जहां महिलाएं बिना अपना नाम बताए शिकायत कर सकें। सभी ने उनकी बात को गंभीरता से सुना। तभी महिला सुरक्षा सेल की प्रमुख बोली, मैडम, हमारे पास स्टाफ की कमी है। अगर शिकायतें बढ़ीं तो संभालना मुश्किल हो सकता है। राधिका ने तुरंत कहा, स्टाफ की कमी का बहाना नहीं चलेगा। जरूरत पड़ी तो मैं डीएम और गृह विभाग से अतिरिक्त संसाधन मंजूर कराऊंगी, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद राधिका ने अपने पीए से कहा, रामनाथ के पुराने केस वाली फाइल मुझे शाम तक चाहिए और जो महिलाएं पीड़ित हैं उनसे मेरी मुलाकात करवाई जाए। शाम तक 4 महिलाएं उनके दफ्तर में आईं। वे अलग अलग उम्र की थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक जैसी पीड़ा थी। किसी ने रोते हुए बताया, मैडम, उसने थाने में बुलाकर कहा कि केस दर्ज कर दूंगा, लेकिन बदले में गलत हरकत करने लगा। दूसरी बोली, मैं तो डर के मारे शिकायत ही वापस ले आई थी, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि मेरे भाई को फंसा देगा। राधिका ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, हर एक का बयान लिखवाया और भरोसा दिलाया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, इस बार यह बच नहीं पाएगा। उन्होंने एसपी को बुलाकर निर्देश दिए, इन सभी मामलों को रीओपन करो, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजने की तैयारी करो। रात तक राधिका का दफ्तर व्यस्त रहा। तभी उनके पास गृह सचिव का फोन आया, मैडम, आपके कदम की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन आप सावधान रहें, ऐसे लोगों के तार ऊपर तक होते हैं, दबाव आ सकता है। राधिका ने आत्मविश्वास से कहा, सर, दबाव से डरने वाले अफसर को इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह एक नई चुनौती सामने आ गई। एक स्थानीय नेता जो रामनाथ का दूर का रिश्तेदार था, अपने समर्थकों के साथ दफ्तर पहुंचा और जोर जोर से नारेबाजी करने लगा, दरोगा को रिहा करो, झूठा केस वापस लो। राधिका ने खिड़की से बाहर झांका। दर्जनों लोग बैनर और पोस्टर लिए खड़े थे। कुछ ने मीडिया को भी बुला लिया था। माहौल गर्म हो रहा था। एसपी को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को पीछे हटवाया, लेकिन नेता अड़ा रहा। मैडम, यह मेरा आदमी है,
गलती हो गई होगी, लेकिन उसे बर्बाद मत करो। राधिका ने सीधा जवाब दिया, कानून के सामने आपकी राजनीतिक हैसियत की कोई इज्जत नहीं। अगर आपका आदमी अपराधी है तो उसे सजा होगी। नेता का चेहरा लाल हो गया। वह धमकी देता हुआ चला गया। देख लेना मैडम, तुम भी जवाब देना पड़ेगा। राधिका ने परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने उसी दिन रामनाथ को निलंबन से हटाकर सीधा बर्खास्त करने की सिफारिश भेज दी। फाइल गृह विभाग चली गई। इधर सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए थे। कुछ लोग राधिका के समर्थन में थे तो कुछ कह रहे थे कि वह दरोगा को जानबूझकर फंसा रही हैं। लेकिन राधिका जानती थी कि सच उनके साथ है और सच की जीत होगी। रात में जब वह घर लौटी तो माँ ने कहा, बेटी तू इतना सब अकेले कर रही है, डर नहीं लगता? राधिका ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, डर तो लगता है माँ, लेकिन अगर मैं डर गई तो कितनी और बेटियां डर के साए में जीती रहेंगी। मुझे नहीं रुकना है। वह जानती थी कि यह लड़ाई लंबी है और रामनाथ जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अंत तक जाएंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि व्यवस्था को साफ करने का मामला था। रामनाथ की बर्खास्तगी की सिफारिश भेजने के बाद राधिका को एहसास था कि अब असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि विभागीय और राजनीतिक दबाव एक साथ आएंगे। अगले ही दिन सुबह उनके दफ्तर में दो अधिकारी आए। दोनों राज्य स्तर के वरिष्ठ अफसर थे और गृह विभाग से भेजे गए थे। उन्होंने आते ही कहा, मैडम ऊपर से आदेश है कि इस मामले की पूरी जांच हमारे माध्यम से होगी। आप फिलहाल कोई और कदम न उठाएं। राधिका ने उन्हें बैठने के लिए कहा और ठंडे स्वर में बोली, जांच आपको करनी है तो कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में। और याद रखिए कि सारे सबूत पहले ही दर्ज हो चुके हैं। अब इस मामले को दबाना आसान नहीं होगा। अधिकारियों ने इशारों में समझाने की कोशिश की। देखिए, रामनाथ के कुछ अपने लोग भी हैं। ऊपर तक बात पहुंची है, मामला शांत करना बेहतर होगा। राधिका ने सीधी नजर मिलाकर कहा, मेरे खिलाफ फैलाने वालों को मैं खुद जवाब दूंगी, लेकिन एक महिला अफसर होते हुए अगर मैं इस केस को छोड़ दूं तो यह मेरी आत्मा के साथ धोखा होगा। उनकी दृढ़ता देखकर दोनों अधिकारी चुप हो गए। बाहर निकलते समय उनमें से एक ने धीरे से कहा, मैडम आप बहादुर हैं, लेकिन सावधान रहिए, दुश्मन चुपचाप वार करता है। उस दिन राधिका ने ठान लिया कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना है। उन्होंने सबसे पहले अपने पीए से कहा कि रामनाथ के खिलाफ चल रहे सारे केस और गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट रोजाना अपडेट करनी होगी। शाम को महिला सुरक्षा सेल की टीम ने बताया कि रामनाथ के पुराने पीड़ितों में से दो महिलाओं को धमकी भरे फोन आए हैं। कॉल करने वाला कह रहा था कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। राधिका ने तुरंत एएसपी को बुलाया और आदेश दिया, इन दोनों महिलाओं के घर पर पुलिस पिकेट लगाओ और कॉल डिटेल निकालकर आरोपी को गिरफ्तार करो। एएसपी ने उसी रात कार्रवाई की और धमकी देने वाले एक शख्स को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह रामनाथ का पुराना साथी था, जिसे रामनाथ ने जेल से बचाने के लिए कई बार केस मिटा दिए थे। राधिका ने यह जानकारी मिलते ही कहा, रामनाथ के नेटवर्क को तोड़ना होगा, वरना ये लोग गवाहों को डराकर केस खत्म कर देंगे। अगले दिन राधिका खुद गुपचुप तरीके से उन चारों महिलाओं से मिलने गईं, जिन्होंने रामनाथ के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा पुख्ता है और केस का फैसला जल्दी होगा। महिलाओं की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी, लेकिन राधिका जानती थी कि सिस्टम में बदलाव लाना इतना आसान नहीं। तभी शाम को एक खबर आई जिसने माहौल गर्मा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें रामनाथ की पत्नी और कुछ लोग राधिका के खिलाफ बयान दे रहे थे। कह रहे थे कि मैडम ने रामनाथ को जानबूझकर फंसाया है क्योंकि वह एक ईमानदार पुलिस वाला था। यह सुनकर राधिका का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबूतों के साथ मीडिया के सामने पूरी घटना की टाइमलाइन रखी। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बस स्टैंड पर मौजूद वीडियो सभी स्क्रीन पर चलाए गए। पत्रकारों ने सब कुछ साफ साफ देख लिया। राधिका ने अंत में कहा, मेरे खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा है वह भी जांच में शामिल होगा और जो भी साजिश करेगा उसे कानून सजा देगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को पहली बार लगा कि कोई अफसर डरने के बजाय डटकर जवाब दे रहा है। इस बीच रामनाथ की गिरफ्तारी के बाद उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। अदालत में गवाही शुरू हुई तो एक एक कर गवाहों ने पूरे साहस के साथ बयान दिया। राधिका रोजाना कोर्ट की प्रगति रिपोर्ट मंगवाती थीं। उन्होंने अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी गवाह मुकर न सके। 2 महीने के अंदर ही केस अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और वह दिन आया जब कोर्ट ने रामनाथ को दोषी मानते हुए 5 साल की सख्त सजा सुनाई।
कोर्ट का फैसला सुनते ही रामनाथ के चेहरे का घमंड पूरी तरह टूट गया। उसने एक आखिरी बार राधिका की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में ना डर था ना घमंड, सिर्फ हार थी। जेल की गाड़ी में बैठते समय उसने सिर झुका लिया। बाहर खड़ी महिलाएं जो कभी उसकी शिकार बनी थीं, आज राहत की सांस ले रही थीं। राधिका ने यह दृश्य देखते हुए मन ही मन कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। उसी शाम को उन्हें गृह विभाग से फोन आया। मैडम, आपकी कार्रवाई से विभाग की छवि मजबूत हुई है, लेकिन यह भी सच है कि आपने कई ताकतवर लोगों को नाराज किया है। आगे भी मुश्किलें आएंगी। राधिका ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, अगर मुश्किलों से डरूं तो इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। उन्होंने फोन काटा और खिड़की से बाहर शहर को देखा। वह शहर जो अब जानता था कि एक महिला अफसर के सामने गलत करने वालों की कोई जगह नहीं। और राधिका जानती थी कि यह जंग खत्म नहीं, बल्कि अब तो यह उनकी पहचान बन चुकी थी। रामनाथ को सजा सुनाई जाने के बाद पूरे जिले में एक अलग माहौल था। लोग खुलेआम चर्चा कर रहे थे कि अब प्रशासन बदल गया है, अब कोई भी वर्दी वाला मनमानी नहीं कर पाएगा। लेकिन राधिका जानती थी कि यह सोच हमेशा के लिए तभी बनेगी जब ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई हो। कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन सुबह सुबह एक बुजुर्ग महिला उनके दफ्तर में आई। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में भरोसा था। उसने कहा, मैडम, मैं आपसे मिलने गांव से आई हूँ। हमारे थाने का एक कांस्टेबल महीनों से हमें परेशान कर रहा है। जमीन के कागज दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है और मना करने पर धमकी देता है। राधिका ने तुरंत उसका बयान दर्ज कराया और एसपी को बुलाकर निर्देश दिया, आज ही इसकी जांच करो और अगर सच निकला तो उसी दिन निलंबन। एसपी ने उसी दिन कार्रवाई कर उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। इस तेज कार्रवाई से पुलिस विभाग में हलचल मच गई। सभी समझ गए कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पर सीधी चोट होगी। इस बीच राधिका को गृह विभाग से बधाई पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उनके साहस और निष्पक्षता ने पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक विरोध की संभावना बनी रहेगी, इसलिए व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। राधिका ने सुरक्षा बढ़ाने का स्वागत किया, लेकिन अपने काम के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। वे पहले की तरह ही गुपचुप निरीक्षण करने जाती। एक शाम जब वह बिना किसी को बताए सिविल ड्रेस में बाजार में निकली तो देखा कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुलेआम एक रिक्शे वाले से रिश्वत ले रहा है। राधिका ने चुपचाप मोबाइल से वीडियो बनाया और फिर अचानक उसके सामने जाकर बोली, नाम और बैज नंबर बताओ अपना। पुलिसकर्मी सकपका गया। राधिका ने वहीं पर उसकी जेब से पैसे निकलवाए और रिक्शे वाले को लौटा दिए। फिर उसे सस्पेंड करने का आदेश दिया। यह घटना भी सोशल मीडिया पर फैल गई। अब लोग राधिका को सिर्फ एसडीएम नहीं बल्कि लोह महिला कहने लगे थे। लेकिन यह लोकप्रियता जितनी अच्छी थी उतनी ही खतरनाक भी। रामनाथ के पुराने राजनीतिक समर्थक अब खुलेआम राधिका के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। एक दिन रात को उनके सरकारी आवास के बाहर एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने हवा में फायर किया और भाग निकले। सुरक्षा कर्मियों ने पीछा किया, लेकिन वे भाग गए। इस घटना के बाद एसपी ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन राधिका ने कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं। अगर मैंने डरकर अपने कदम पीछे खींचे तो ये लोग जीत जाएंगे। अगले दिन उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों को बुलाया गया। बैठक में राधिका ने साफ कहा, आज से अगर किसी थाने में महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत आई और उसमें जरा भी सच्चाई पाई गई तो संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा, चाहे वह कितना भी सीनियर क्यों न हो। उनकी यह घोषणा बिजली की तरह फैली और कई थानों में पहले से छुपाए गए पुराने मामले सामने आने लगे। अब महिलाएं भी खुलकर शिकायत करने लगीं, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि उनकी बात सुनी जाएगी। इस माहौल में राधिका के विरोधी और भी बेचैन हो गए। उन्होंने मीडिया में उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की कि मैडम सिर्फ दिखावा कर रही हैं, लेकिन राधिका ने हर बार सबूतों के साथ जवाब दिया। 1 महीने के अंदर ही उन्होंने कुल 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और 3 को बर्खास्त करने की सिफारिश भेज दी। यह रिकॉर्ड था। राज्य स्तर पर उनकी चर्चा हो रही थी। तभी एक दिन गृह सचिव का फोन आया, मैडम, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खुद आपके काम की तारीफ की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने जिले की महिला सुरक्षा से जुड़ी पूरी रिपोर्ट रखी और साफ कहा, सर, हमें सिर्फ कड़े कानून नहीं बल्कि कड़े अफसर भी चाहिए जो बिना दबाव के काम करें। मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों को स्वीकार किया और कहा कि राज्य के बाकी जिलों में भी महिला सुरक्षा के लिए उनकी नीति लागू की जाएगी। यह राधिका के लिए गर्व का पल था, लेकिन वह जानती थीं कि जमीनी लड़ाई अब भी जारी है। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज जो कुछ भी हुआ
वह मेरे विश्वास को और मजबूत करता है कि ईमानदारी और साहस से किया गया काम एक एक कदम बदलाव लाता है। मैं हारूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। सुबह का समय था। ठंडी हवा सरकारी आवास के बगीचे में लगे फूलों को धीरे धीरे हिला रही थी, लेकिन राधिका के मन में किसी भी तरह की ठंडक नहीं थी। उनके दिमाग में कल रात मिली गुप्त सूचना घूम रही थी कि रामनाथ के पुराने साथी जेल में बैठे बैठे बाहर के लोगों से मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह खबर एसपी ने खुद आधी रात को दी थी और कहा था कि वह उनकी सुरक्षा 3 गुना कर देंगे। लेकिन राधिका ने जवाब दिया, सुरक्षा बढ़ाना अच्छा है, पर असली सुरक्षा तब है जब हम अपराधियों को खत्म कर दें। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए एक प्लान बनाया। अगले ही दिन सुबह 6 बजे वह अपने खास भरोसेमंद दरोगा और टीम के साथ बिना किसी को बताए जिले के बाहर के एक सुनसान गोदाम पर पहुंची, जहां खबर थी कि कुछ लोग हथियार लेकर छुपे हैं। वहां पहुंचते ही टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी, लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर से गोलियां चलने लगीं। राधिका ने खुद अपनी रिवॉल्वर निकाली और चिल्लाई, हथियार डाल दो वरना एक भी नहीं बचेगा। कुछ देर बाद 3 लोग पकड़े गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि इन्हें रामनाथ के इशारे पर काम करने के लिए पैसे दिए गए थे। यह खबर जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो कोई भी मैडम से पंगा नहीं लेगा। लेकिन राधिका ने इस सफलता के बाद भी कोई ढील नहीं दी। उसी दिन उन्होंने जेल अधीक्षक को बुलाकर कहा, रामनाथ को तुरंत उच्च सुरक्षा बैरक में शिफ्ट किया जाए और उससे मिलने वालों की सूची रोज मेरे पास आए। यह आदेश होते ही रामनाथ के सारे बाहरी संपर्क टूट गए। अब वह पूरी तरह अलग थलग था। इस बीच मुख्यमंत्री ने राधिका को फोन कर बधाई दी और कहा कि उनकी बहादुरी के कारण एक बड़ा अपराध रोका गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेताया कि ऐसे दुश्मनों के खत्म होने के बाद भी नए दुश्मन बन सकते हैं। राधिका ने हंसते हुए कहा, सर, मुझे इस नौकरी में दुश्मन बनाने का ही वेतन मिलता है। फोन रखने के बाद उन्होंने ऑफिस में महिला सुरक्षा से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने तय किया कि हर थाना क्षेत्र में महिला हेल्प डेस्क बनेगा, जहां महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगी। साथ ही शिकायत आने पर 30 मिनट के अंदर मौके पर टीम पहुंचेगी। इस योजना के लिए फंड भी उन्होंने जिला योजना समिति से पास करवा लिया। अब जिले में माहौल बदलने लगा था। महिलाएं पहले से ज्यादा खुलकर बाजारों में आने लगीं। स्कूल कॉलेज की लड़कियां अब देर शाम तक भी सुरक्षित महसूस करने लगी थीं। एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने राधिका को बुलाकर कहा, मैडम, आपके आने के बाद यहाँ बेटियों का डर खत्म हो गया है। आप हमारी प्रेरणा हैं। यह सुनकर राधिका की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत रखते हुए कहा, यह सब आपका भी योगदान है। अगर समाज साथ न दे तो अकेला अफसर कुछ नहीं कर सकता। समय के साथ राधिका ने जिले में कई और सुधार किए। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, अनावश्यक फाइलों को खत्म कर दिया और कामकाज को ऑनलाइन कर दिया। अब लोग सरकारी दफ्तर में दलालों के चक्कर नहीं काटते थे। इन बदलावों से उनके विरोधी बुरी तरह हार मान चुके थे। लेकिन राधिका जानती थीं कि सिस्टम में पूरी तरह सफाई कभी नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को हमेशा सतर्क एवं रहने की हिदायत दी। 1 साल बाद राज्य सरकार ने उनके काम को देखते हुए उन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशासक अवार्ड देने का फैसला किया। राजधानी में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने उन्हें मंच पर बुलाकर कहा, राधिका सिंह ने साबित कर दिया कि एक ईमानदार और निडर अफसर अकेले भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी पल राधिका को लगा कि उनकी सारी मेहनत रंग लाई है। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा, यह तो बस शुरुआत है। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह अवार्ड मैं जिले की हर उस महिला को समर्पित करती हूँ जिसने डर को छोड़कर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। जब तक एक भी महिला असुरक्षित है, मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होती। उनके इन शब्दों पर पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उसी रात जब वे अपने सरकारी आवास के बरामदे में बैठी थीं, ठंडी हवा फिर से चल रही थी। बगीचे के फूल वैसे ही हिल रहे थे जैसे कहानी की शुरुआत में थे, लेकिन अब माहौल अलग था। उनके भीतर एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, आज मैं जीत गई हूं, क्योंकि अब यह शहर मेरे जाने के बाद भी डर के साए से आजाद रहेगा। और इसी सुकून भरी मुस्कान के साथ वह भीतर चली गईं, जहां उनकी डायरियां अधूरे प्रोजेक्ट और आने वाले कल के नए सपनों का इंतजार कर रही थीं। कहानी यहीं पूरी हुई, लेकिन राधिका सिंह की यात्रा जारी रही, क्योंकि असली अफसर की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह हर नए सूरज के साथ फिर से शुरू होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना
या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का इकलौता उद्देश्य है आपको जागरूक और सचेत करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रियल लाइफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप आवाज को एक बुलंद सच्चाई बना सकता है। आवाज उठाइए, साथ दीजिए और बदल दीजिए भारत को। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।